हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एक्सपैट्स। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग हर बार अपने पॉडकास्ट में डिफरेंट पर्सन्स को लाते हैं जो कि अलग अलग फील्ड में हैं, ताकि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल सके हर चीज का। तो आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक पर्सनालिटी है। ही इज करेंटली एन आईपीएस ट्रेनी, और his name is Sunil Dhanwanta, and we'll kindly ask him to introduce himself to the audience. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील धनवंता है और मैं भी आईपीएस ट्रेनी हूँ। मैं बेसिकली राजस्थान के जयपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है। उसके बाद में ज्योग्राफी से मास्टर्स जेएनयू से, और उसके बाद में अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन उधर हो गया, तो मुझे आईआरएस सर्विस मिला यूपीएससी के थ्रू। उसके बाद में दोबारा मैंने अपनी रैंक इंप्रूव करने की कोशिश की और मैंने दोबारा सिलेक्शन लेके और आईपीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन की। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने दूसरे अटेम्प्ट में आईपीएस में मैं आ गया था, और इट वाज लाइक कि 23 उम्र में मैं आईपीएस में प्रवेश कर चुका था। तो लाइक अचीवमेंट माना जा सकता है। और मेरा मीडियम है वो हिंदी मीडियम रहा है। और मैंने मतलब मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जयपुर जिले के, जहाँ पे मेरे पिताजी एक मतलब प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मैं एक बिल्कुल सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी वहां से यात्रा शुरू की है। और जैसा कि हिमांशु जी ने बताया है, उन्होंने मुझे बोला कि एस्पायरेंट्स के लिए, युवाओं के लिए अगर आप कुछ बोल सके, हम आपके लिए आपके साथ एक सेशन करना चाहेंगे। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, करते हैं। तो मैं हिमांशु जी से अब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछिए, जो भी आपको पूछे। अभी आपने सुना तो इंट्रोडक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि आप हिंदी मीडियम से थे। और जनरली हम लोगों ने देखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल चाहे वो आईआईटी जेईई हुआ या यूपीएससी हुआ, वो जनरली अपने आप को मतलब इतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं जिनको वो लुकअप करे। तो यू आर सच एन एग्जाम्पल। तो कैन यू मतलब आप उन लोगों को एनलाइटन करें जो इस सिचुएशन में है, और कैसे वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक गांव का बच्चा जो कि जिसके पास कई रिसोर्सेज नहीं है, वो हिंदी मीडियम से आता है, वो कैसे मतलब एक आईआईटी में जाए, या वो जेएनयू में जा सके, या वो एक आईएएस से आईपीएस बन सके। उसके लिए वी वुड लाइक टू नो समथिंग फ्रॉम यू। बिल्कुल हिमांशु, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं गांव से बिलोंग करता था। मेरी स्कूलिंग गांव से ही हुई है और हिंदी मीडियम से हुई थी। और मैंने अपने 10th क्लास में 94% स्कोर किया था। लो, जो जनरली जो हमारे समाज का रिएक्शन होता है कि अच्छी परसेंटेज बनने पर इसको आईआईटी करवाया जाए, मेडिकल करवाया जाए, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और मैं भी थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्टेड था, तो सोचा कि चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया। और उस टाइम पे मैं इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था कि मतलब कोचिंग अफोर्ड कर सकूं, लेकिन उन कोचिंग वालों ने मेरी काफी हेल्प की, मुझे फ्री पढ़ाया। तो कोचिंग में एडमिशन लिया और मैंने वहां पे काफी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा 2 साल तक। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ दोस्ती बनाई, उनको पूछा कि यार आप लोग कैसे चीजों को करते हो। तो उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि यार हम लोग ऐसे करते हैं, ये बुक्स पढ़ते हैं। तो मैंने भी उनके टिप्स को फॉलो करके उनके रिसोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट किया। इसके अलावा अपने इंग्लिश को मजबूत बनाया। मुझे लगता था कि यार मैं इंग्लिश को एक एक्सक्यूज के रूप में नहीं रखना चाहता, तो मैंने अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसकी ग्रामर सीखी बढ़िया से, उसका वोकैब्स मैंने अच्छे से सीखा। इसके अलावा थोड़े बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ने लग गया, तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, सो दैट मैं इंग्लिश के रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ सकूं। और लिख उसमें तो आईआईटी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टिक कर सकते हो। मैंने ऐसे टैकल करके आईआईटी के एग्जाम निकाला। 12वीं के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने आईआईटी जेईई में एडमिशन ले लिया। तो निश्चित रूप से आप सब लोग के सामने भी यही डाउट रहता है कि यार मैं हिंदी मीडियम को पास कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कि हिंदी मीडियम का लेकिन आपके पास माइंड है, उसको एक स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाइए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो चीज फॉलो करते हैं, उन चीजों को आप भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उनकी जो स्मार्ट स्टडी, उनके जो टिप्स हैं, उनके जो बुक रिसोर्सेस हैं, आप उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए।
एक्चुअली क्या होता है, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है वो मेहनत तो काफी करता है, मेहनत तो कई बार इंग्लिश मीडियम वालों से भी ज्यादा करता है, लेकिन उसके पास स्मार्ट स्टडी नहीं हो पाती। तो आज के जमाने में स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, स्टडी की जरूरत है, तो उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आप हिंदी माध्यम का लास्ट तक जीवन भर आप आराम से इसका समाधान पा सकते हो, यूपीएससी में भी इस समाधान को लागू कर सकते हो। और आप कभी भी अपने मीडियम से घबराओ मत, इंग्लिश केवल लैंग्वेज है और लैंग्वेज को पढ़ के आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, तो आप इन चीजों को आराम से गौर करके और हिंदी माध्यम का जो बाधा है उसको पूरा कर सकते हो, पार कर सकते हो आराम से। ठीक, ओके, तो बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, क्योंकि लोग मतलब इंग्लिश को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो एक बस लैंग्वेज है, जो कि जिसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम कि मतलब इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लग गया, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्योंकि गांव के बच्चों में अक्सर ये इंग्लिश का डर देखा है मैंने, तो वो चीजें उनको निकाल देनी चाहिए दिमाग से। मैंने शुरू में बताया, पहले आप आईआईटी दिल्ली से आपने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया जेएनयू में, एंड फिर आप जो है रेलवे ऑफिसर की ट्रेनी में भी ट्रेनी थे, और उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज में आप गए। तो आपका ये जो वेरिएबल्स रहे, मतलब स्टार्ट में यू आर स्टडिंग फॉर इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल सर्विसेज, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा और ऐसा क्यों किया आपने, इसका क्या कारण था, ये आप जनता को जरूर बताएं। हिमांशु, मैंने पहले ये सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। थर्ड ईयर सेकंड ईयर में मेरे लाइफ में क्लियर हो गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, सोशल सेक्टर में मुझे काम करना है। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दी थी थर्ड ईयर के बाद। उसके बाद में मेरे सामने ऑप्शनल का क्वेश्चन आया कि मुझे ऑप्शनल कौन सा लेना है, तो मैं ज्योग्राफी को अपने सबसे करीब पाया। मैंने ज्योग्राफी में मेरे थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया। अब आईआईटी करने के बाद में ये था कि यार मैं एमटेक परस्यू करूं या जाके ज्योग्राफी के फील्ड में कुछ परस्यू करूं, सो दैट मुझे ऑप्शनल में हेल्प मिल जाए। तो मुझे लगा कि यार एमटेक करने से क्या फायदा जब आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना ही नहीं है। तो मुझे लगा कि यार जो ह्यूमैनिटीज के जो बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी है, उसके लिए बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो जेएनयू यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पे एडमिशन लिया ज्योग्राफी में, सो दैट मैं अपना ऑप्शनल में हेल्प ले सकूं, अपना ऑप्शनल अच्छे से कर सकूं। तो ये रीजन रहा कि मैंने आईआईटी से जेएनयू में एडमिशन लिया, और उसके बाद में ज्योग्राफी ऑप्शनल से ही मैंने दोनों बार एग्जाम दिया, क्रैक कर पाया हूँ। और उसका कहीं ना कहीं जेएनयू का जो महत्व है मेरी तैयारी में, मेरे सिलेक्शन में, काफी ज्यादा रहा है। मेरी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान है। ये कुछ रीजन से, उसकी वजह से मतलब मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया। और एक्चुअली मेरा ये मानना है कि इंसान को लाइफ में डाइवर्सिटी रखना चाहिए। इंसान कई बार क्या होता है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर पढ़ के वो एक्चुअली प्लस माइनस तो करना सीख जाता है, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसा होता है प्लस माइनस के बीच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रे एरियाज होते हैं, सही और गलत के बीच में कुछ एरियाज होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं जिनकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं, और उस चीज की पहचान करता है ह्यूमैनिटीज। दोस्तों, एक कहावत होती है कि ह्यूमैनिटीज में हमेशा दौड़ दो चार नहीं होता, दौड़ दो कभी 5 भी होता है, दौड़ दो कभी 3 भी होता है। तो क्यों होता है, किस तरह से काम करता है, आप साइंस के कॉन्सेप्ट को सीधा समाज पे लागू नहीं कर सकते। तो कौन सी चीजें जो समाज को गवर्न करती है, समाज को चलाती हैं, समाज किन किन चीजों से प्रभावित होता है, उनको जानने की मेरी बहुत रुचि रही है बचपन से। इसी वजह से मैंने अपना बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज में चेंज किया, और इसके बाद में अपने पाया कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक डायनामिज्म आ गया, मतलब कि मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी एक अच्छा फील कर सकता हूँ, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज में भी। तो मेरे दोनों जो माइंड के जो बिल्डअप था, जो माइंड में जो पर्सनालिटी में जो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों सेक्टर के हैं। और आप किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को आप जब एनालाइज करते हो, तो आप अगर दोनों एस्पेक्ट पेश करते हो किसी के, केवल इंजीनियरिंग वाले एस्पेक्ट आपको पेश नहीं करना। जैसे कोई इशू है, वाटर इशू आपको सॉल्व करना है, किसी में वाटर प्रॉब्लम आप मान लो किसी एरिया में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा वहां की डेमोग्राफी क्या है, वहां का सोशल बिल्डअप कैसा है, आपको उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उस एरिया की ज्योग्राफी को ध्यान रखना पड़ेगा, उस एरिया की हिस्ट्री को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अब मैंने इंजीनियरिंग का नॉलेज तो ले लिया, साथ में ह्यूमैनिटीज में मुझे एक नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो इसी कदम में मैंने ज्योग्राफी की तरफ कदम बढ़ाया और आज मैं शायद जेएनयू की वजह से ही, जेएनयू का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरा सिलेक्शन में मानसू। काफी काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी रही है आपकी, वो कैसी रही है और क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई और क्या चीजें आप लोगों को बोलना चाहेंगे, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और यूपीएससी ही नहीं, साथ में वो कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनकी वो प्रिपरेशन करते हैं। तो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी या कंटेंट जहां से वो पढ़ सकते हैं, ये आप जरूर बताएं थ्रू दिस चैनल। हिमांशु, मैंने 4th ईयर में आईआईटी में मेरी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मुझे तब कुछ भी नहीं पता था यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी की एग्जाम होती क्या है, कैसे तैयारी करते हैं, क्या सिलेबस होता है। सबसे पहले मैंने यही जानने की कोशिश की कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो क्या चाहती है एस्पायरेंट से। तो मैंने बहुत फ्रेंड से पूछा, मेरे सीनियर से पूछा, उन्होंने बताया कि यार इन चीजों को पढ़, सिलेबस को देख, बेसिक बुक्स को देख, सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर। तो मैंने सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यूपीएससी के बारे में हर सब्जेक्ट का, उनको मजबूत करने की कोशिश की। उसके बाद में उसी टाइम पे मैंने अपनी आंसर राइटिंग को, जो यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आंसर राइटिंग, उसको मैंने वहीं से अच्छा करने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने आंसर लिखना शुरू किया और इसके बाद करंट अफेयर पे धीरे धीरे पकड़ बना लिया। और जब प्रीलिम्स करीब आती थी तो 2 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए मैं पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सोल्व करते थे। 50 से 60 टेस्ट में दिया प्रीलिम्स के पहले, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हो गया। उसके बाद में प्रीलिम्स एग्जाम दिया, क्लियर हुआ, मैंने मेंस लिखा। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज अच्छी अच्छी ज्वाइन कर ली, 1-2 कोचिंग की, और मैंने दिन में 3-3 टेस्ट लिखे, मींस 9 आवर्स मैंने रोजाना राइटिंग के। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि अगर आप 600 मीटर की रेस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस 1000 मीटर की रेस ही करनी चाहिए, सो दैट जब आप 600 मीटर की रेस दौड़ने जाओ तो आपको डिफिकल्टी ना आए। तो मैंने भी यही किया कि यार यूपीएससी में क्या होता है कि एक दिन में आपको 2 पेपर लिखने होते हैं, मींस 6 आवर आपको लगातार लिखना पड़ता है। तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं रोजाना 9 घंटे लिखूं, सो दैट मुझे 6 घंटे लिखने में कोई समस्या ना। तो ये मैंने किया। इसके बाद मेंस मेरा क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया और पहली बार में इंटरव्यू के लिए मैंने हर चीज को अच्छे से तैयार किया। मेरा बैकग्राउंड हो गया कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा गांव है, उसके बारे में मेरा जिला है, मेरा राज्य है, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा ऑप्शनल है, और इसके अलावा जो भी लाइफ की चीजें हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको मैंने एक एक को अच्छे से तैयार किया, नोटबुक बनाई, बढ़िया से नोट्स बनाए और 6-7 मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, सो दैट एक अच्छा माहौल बन जाए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार वहां पे बोलना कैसे होता है, आप किसी के सामने बात कैसे करते हो, ये चीज आप आराम से सीख जाओगे मॉक इंटरव्यूज दोगे। तो उस चीज को आप सहजता के साथ जाके वहां पे आराम से पेश कर दीजिए इंटरव्यू में जाके, कि वहां पे यार आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो अच्छे से स्पष्टता, ईमानदारी से आराम से जवाब दे दो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप मना कर दो कि सर मुझे नहीं पता है। कुछ किसी भी इंसान को सब कुछ पता होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब ईमानदारी के साथ इंटरव्यू में जाइए और इसके बाद में आप इंटरव्यू देके मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या, कहाँ का है, तो प्रॉब्लम्स मुझे 3-4 जगह फेस हुई। एक तो मीडियम का प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद में ये था कि यार पेपर को डील कैसे किया जाता, 3 घंटे में लिखे कैसे, पूरा पेपर नहीं होता पूरा। उसके लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की। उसके बाद इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनैलिटीज को पहले दिन से बनाना स्टार्ट कर दो कि यूपीएससी के लिए क्या पर्सनैलिटी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि आप में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कोई भी इश्यू आपके सामने आए तो आप एक पक्ष का मत सोचो, दूसरे दोनों पक्ष का सोचो। जैसे आपके सामने बाल विवाह का इश्यू आता है, चाइल्ड मैरिज का आता है, कोई भी किलिंग कर देता है, मान लो जैसे पुलिस में ऐसा होता है कि आपने मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसके 2 पक्ष हो सकते हैं कि सचमुच ने मर्डर किया हो, क्या पता उसको फंसाया जा रहा हो। तो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, उसमें यही होता है कि हम दोनों पक्षों को एक निष्पक्ष तरीके से देखें कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो यही अप्रोच आपको यूपीएससी की तैयारी में अपनानी है। एक्चुअली यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी आपके नॉलेज का टेस्ट ज्यादा नहीं करता है। नॉलेज तो सब कर सकते हैं, नॉलेज तो बड़े बड़े प्रोफेसर के पास, बड़े बड़े एकेडमिशियन के पास काफी होता है। यूपीएससी चेक करता है आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, कि आप कैसा सोचते हो, किस डायरेक्शन में सोचते हो, कैसे चीजों को एनालाइज करते हो, आपकी सोच कहीं
एक तरफा झुकी हुई तो नहीं है, कहीं आप रेडिकलिज्म का सपोर्ट तो नहीं करते हो। तो इन चीजों को यूपीएससी आपने चेक करती है। आप प्रेशर ले सकते हो कि नहीं, आप दिन में 12 घंटे काम कर सकते हो नहीं, 15 घंटे काम कर सकते हो कि नहीं। तो इसके लिए आपको हर सिचुएशन के लिए यूपीएससी आपको चेक करती है। दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले ये जानो यूपीएससी आप में क्या डिमांड करती है। आप उन चीजों को पहले ही दिन से अपने अंदर बिल्डअप करने की कोशिश करो धीरे धीरे। आप ये मान लो कि पहले दिन से आप आईएएस हो। एज ए आईएएस आईपीएस ऑफिसर आप रोजाना बिहेव करो। आईएएस ऑफिसर डिसिप्लिन्ड होता है, हर चीजों को बहुत सोच समझ के करता है। तो आप भी दोस्तों शुरुआत से डिसीजन लेना सीखो अपने लाइफ के, उससे आप में मेच्योरिटी आएगी। तो ये सारे काम करके आप यूपीएससी को आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये जो आपने चीजें बताई ये काफी यूनिक है, बिकॉज क्या होता है कि जनरली लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और ये सारी मतलब चीजें बताते हैं, बट जो कोर चीजें हैं वो ये है जो होना काफी जरूरी है, अदरवाइज बाकी चीजें मीनिंगलेस है। तो साथ में जैसा कि हम लोगों को पता चला कि आपका ब्लॉग भी है, आपका यूट्यूब चैनल भी है, और आप काफी इंटरेस्टेड हैं यूथ को मोटिवेट करने में, गाइड करने में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसलिए हम लोग आपके चैनल का लिंक और आपके ब्लॉग का लिंक और बाकी चीजें, आपकी थोड़ी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि इन केस किसी को अगर मदद की जरूरत हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जो भी देख रहा है, जिसको भी लगता है कि वो प्रिपरेशन करना चाहता है, वो इनके चैनल को जरूर फॉलो करे और वो वहाँ पे जो भी ये कंटेंट डालते हैं उसको जरूर देखे। लास्ट में हम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि एज एन आईपीएस या एज एन आईपीएस ट्रेनी लाइफ कैसी होती है, और क्योंकि ये बहुत ही सीरियस जॉब होती है, नो, बहुत ही डिफिकल्टीज और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं डेली लाइफ में, और कभी कभी तो बहुत लॉन्ग आवर्स भी देने पड़ते हैं इन सम सिचुएशंस। तो कितना चैलेंजिंग होता है और क्या मोटिवेट करता है ऐसे काम को करने के लिए? दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू नो, आई थिंक। दोस्तों, पुलिस का काम सबसे बड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को मन के अंदर एक शांति की जो कॉन्सेप्ट है उसको स्थापित करना, कि लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में फील करें अच्छा। तो इसके लिए आपको एक ऑफिसर में 3-4 क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि आप स्ट्रेस में काम कर सकते हो नहीं, तो आपको लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको काम होता है, प्रेशर काफी होता है। एक्चुअली इंडिया में क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर्स का जनसंख्या के जो रेशियो देखें, कितने मिलियन पे कितने पुलिस वाले हैं, तो इंडिया में बहुत कम है पुलिस वाले। इस वजह से पुलिस वालों पे काफी वर्किंग प्रेशर रहता है, तो आपको प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मेंटली फिजिकली तैयार रहना पड़ता है, और फिजिकल फिटनेस आपकी होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली फिट नहीं हो, तो आपको एक एंड्योरेंस आप में होना चाहिए लॉन्ग आवर्स तक काम करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है पुलिस में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोस्तों आप में होना चाहिए, टाइम टू टाइम काम करने का, सिस्टम में बने रहने का, चीजों को तरीके से करने का, लॉ एंड ऑर्डर को आप भी फॉलो करेंगे। आप पुलिस ऑफिसर, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर आप उसको तोड़ेंगे। आपका काम भी ये है कि जो भारत का संविधान है, इसके अलावा आईपीसी का कोड है, सीआरपीसी है, और भी बहुत सारे कानून है, उनको फॉलो करते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम एक एक चीज को डिटेल में जाके और सॉल्यूशन उसका दे। इसके अलावा दोस्तों आपको इम्पैथी रखना पड़ेगा जनता के प्रति, कि आप जनता के सेवक हैं। तो आप में यह नहीं कि आप बस एक हार्श ऑफिसर बन के या केवल आप एक कठोर ऑफिसर बन के जी रहे हो, आपको जनता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपको अपने व्यक्तित्व में, आपके पर्सनैलिटी में डेवलप करना बहुत जरूरी हो। यही एकेडमी में होता है कि इन चीजों को डेवलप आपके अंदर कराया जाए। हर चीज की ट्रेनिंग हमको दी जाती है, फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती है, पे ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि फील्ड में जाके हम उन चीजों को फेस कर सकें और एक अच्छे ऑफिसर बन के आए, सो दैट हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित महसूस करे। और दोस्तों पुलिस वाले हैं और इसके अलावा सेना के लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, उसी की वजह से हम आज सेफ फील कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा इस चीज के लिए पहले ट्रेनिंग में आपको एक माहौल दिया जाता है उन चीजों का, सो दैट आप चीजों को सीख सके। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग आईपीएस के ट्रेनिंग में अगर इंटरेस्टेड है, तो हमारी एकेडमी ने एक वीडियो बना रखा है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, 30-35 मिनट का है।
एसवीपी एनपीए नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, उस नाम से उनका एक चैनल है। वहां पे पूरी मूवी दिखा रखी है कि कैसे कैसे उनका शेड्यूल रहता है, डाइनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, कब उठते हैं, कब सोते हैं, सारे दिन क्या क्या होता है, उसका सब जानकारी उनके पास। उस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है और आप जान सकते हो कि पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज आपने दी ऑडियंस को, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो आज इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प करेगा और मोटिवेट भी करेगा कि वो पुलिस के लिए अगर प्रिपरेशन करते हैं आईपीएस या आईएएस बनने के लिए, तो वो क्यों करें और क्या उनको काम करने को मिलेगा, और कैसे ये एक बहुत ही रेलेवेंट चीज है या रेलेवेंट जॉब है इंडिया में। तो इस पे आपने एनलाइटन किया ऑडियंस को, और बाकी सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में वी होप कि आप प्रोवाइड करें ताकि लोगों की इससे मदद हो सके, और हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो थैंक यू वेरी मच आने के लिए एंड टाइम देने के लिए, एंड हम लोग होप करते हैं कि ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होगा यंग माइंड्स के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो थैंक यू हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलाने के लिए मुझे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं केवल ऑफिसर बन के ना रहूं, समाज से हमेशा जुड़ा रहूं, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं। अगर उनको सही डायरेक्शन मिल पाता है तो अपने अंदर वो एक क्रिएटिव एनर्जी भर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं अगर उनको अच्छा मोटिवेशन ना मिले। तो हमेशा मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। मेरा लाइफ का यही लक्ष्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाऊं और देश की सेवा करूं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का कि मेरी बात लोगों तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, और जो है यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, और आई होप कि जो भी हमारा चैनल देख रहा है उसको काफी अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और नेक्स्ट टाइम भी फिर हम लोग हाजिर होंगे किसी पर्सन के साथ पॉडकास्ट में, या फिर हम कुछ अपना कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।